तो भाई अभी यहाँ पर हमने अभी तक के जो केसेस देखे हैं उन सारे ही केसेस में एक चीज कॉमन थी कि हमने किसी भी शेप का कैथेटर क्यों ना लिया हो, हमने कोई भी केस क्यों कंसिडर किया हो, हर एक केस के अंदर जो कैथेटर हमने ले रखे हैं उनकी प्लेट्स के बीच में सिंपली कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंट मटेरियल्स की बात करने जा रहे हैं जिनको हम किसी भी कैथेटर की प्लेट्स के बीच में फिल कर सकते हैं। ओके, उन मटेरियल्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो वो जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं डाई इलेक्ट्रिक। सो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, नहीं अब देखो। अब आई सर, अब आ गई। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए क्या है ये। तो अगर सिंपल वर्ड्स में आप डिफाइन करना चाहेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं हम लोग, द इंसुलेटर्स, स्टार्ट ही कहां से हुआ है, द इंसुलेटर्स मतलब इंसुलेटर हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। द इंसुलेटर्स in which microscopic local displacement of charges takes place in presence of electric field are known as dielectric। समझते हैं ये क्या लिख दिया है, बेसिकली कोडेड लैंग्वेज लग रही है क्या है, तो अब इसको डिकोड करना पड़ेगा। समझते हैं, देखिए दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड वन आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखिए बेसिकली अगर एग्जाम्पल लूं मैं पोलर और डाईपोलर पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल, देखिए क्या है इसका। आप अगर HCl के मॉलिक्यूल को देखें तो ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो हम HCl का एग्जाम्पल लेकर के सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं ना, और भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि कौन कौन से हो सकते हैं बाकी के पोलर। तो पहले एक HCl मॉलिक्यूल को देखते हैं। आपको पता है कि HCl के बीच में अगर कोई बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर कर रखा है एंड एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर कर रखा है, सही तो है? बताइए। तो मैंने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ये दिखा दिया, ये है देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? बताइए, ऐसे ही है ना कुछ? यस सर। अभी हम अभी तक के डिस्कशन में ऐसा मान के चल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा था और यहाँ पर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर्ड था, दोनों के बीच में ही ये था। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है HCl का, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना? क्लियर? ओके। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा दिखा कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स है एंड उन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इन दैट केस क्या होगा कि जब एक्चुअलिटी में आप देखेंगे तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था ये क्लोरीन के ज्यादा क्लोज पहुंच जाएगा, है ना? बताइए, ऐसा कुछ होगा? अब जब ये क्लोरीन के ज्यादा क्लोज पहुंच गया तो यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है अब कि जो चार्जेस का इफेक्टिव सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है। निगेटिव चार्ज रिलेटिवली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है।
तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर पोल्स जनरेट हो गए, जिधर क्लोरीन था उधर निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया है, दैट मीन निगेटिव चार्ज का सेंटर बनने लगा है, जिधर हाइड्रोजन था उधर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर बनने लगा है। समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल इस तरह से दो पोल्स जनरेट हो गए, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल हमें पता है मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल ही है, ओवरऑल न्यूट्रल है, बट विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पोल्स जनरेट हो चुके हैं। ओके, ठीक, क्लियर है? Yes. ये जो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसके अंदर आप बोल रहे हैं पोल्स जनरेट हो गए, तो अब ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली ये तो डाइपोल हो गया। आप इसको ट्वीट कर सकते हैं ना कि दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं एंड कुछ सेपरेशन पे रखे हैं इफेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं, इफेक्टिवली कुछ सेपरेशन पे रखे हैं, तो दिस इज अ डाइपोल सिंपली। एंड अगर ये डाइपोल है तो इस डाइपोल के अंदर कौन से एलिमेंट है इनको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे बोल रहा हूँ ये है एक डाइपोल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो डाइपोल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे विद इन द मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल्स है। तो जब आप पोलर डाइलेक्ट्रिक को देख रहे हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली वही मटेरियल जिनके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे इस तरह से डाइपोल्स बने हुए हैं। अब डाइपोल है तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट भी डिफाइंड है। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल अगर आप लेंगे तो ये एक HCl का एग्जांपल था। सिमिलरली आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर के अंदर भी सेम चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है काफी। आप अमोनिया के एग्जांपल ले सकते हैं, क्लियर है क्या? तो इस तरह के और भी बहुत सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक मैंने ब्लॉक को, एक स्लैब को ले रखा है। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल्स हैं, ये जो डाइपोल्स हैं देखिए ये किस तरह से ओरिएंटेड हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सारे डाइपोल्स आपको कैसे दिख रहे हैं, रैंडमली ओरिएंटेड दिख रहे हैं क्या? बताइए बेटा, दिख रहे हैं रैंडमली ओरिएंटेड? तो अभी ये डाइपोल्स सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट लिख देता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट इन molecular level, but the net dipole moment of whole substance is zero when no external field is applied। इसको ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर समझ लेंगे तो आगे भी हमें एक बार और सेम चीज पढ़नी है, वहां भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा वहां पर। अभी देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं वापस से एक डायग्राम बना रहा हूँ, पोलर डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक की एक मैंने स्लैब ली हुई है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल्स के पास कोई डाइपोल मोमेंट था, बट वो डाइपोल जो थे वो रैंडमली ओरिएंटेड है। मैं सिर्फ डाइपोल मोमेंट ही दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे हर एक का जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल है, बट रैंडमली ये ओरिएंटेड है। देखिए ऐसा कुछ समझ पा रहे हैं क्या? बताइए इस पूरे के पूरे स्लैब का टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो आप टोटल डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो नेट तो सबका जीरो ही आएगा, है ना? बताइए, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपको क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, कोई फील्ड अप्लाई नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। हर एक मॉलिक्यूल के पास है, बट ओवरऑल पूरे सब्सटेंस के पास नहीं है। ओके, तो ये होते हैं पोलर डाइपोल मोमेंट, जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे एग्जिस्ट करता है।
अब नॉन पोलर डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, इनको समझते हैं। अब बेसिकली अगर आपके सामने कोई सब्सटेंस दिख रहा है जिसमें 2 एटम थे या 2 से ज्यादा एटम थे और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो सेम थी या फिर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल है, बाद में मैं बताता हूँ। अभी अगर आप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इनके बीच में अब आप बोलेंगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो सकता, है ना? बताइए, इक्वली शेयर्ड होगा एंड बीच में ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव सेंटर पूरे के पूरे निगेटिव चार्ज का वही है जहां पर पॉजिटिव चार्ज का आपको लेना पड़ेगा। तो कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट विद इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताइए, समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पर तो अब इस पॉइंट की तो बात ही नहीं कर सकते, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है। एज वेल एज जो पूरा पूरा सब्सटेंस है, इस पूरे पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मूवमेंट तो अब डेफिनेटली ही जीरो होगा जब आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है ना? तो आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि भाई आपने ऐसा एक सब्सटेंस ले लिया जिसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे ही डाइपोल नहीं था, तो पूरे पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मूवमेंट तो जीरो होगा ही। तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ whole substance will be zero in absence of external electric field। अब भाई यहाँ पर एक लाइन आ रही बार बार, इस लाइन का क्या मतलब है कि नो एक्सटर्नल फील्ड, नो एक्सटर्नल फील्ड, ये क्या है, ये क्यों चल रहा है साथ में, इसको समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने पोलर एंड नॉन पोलर दोनों की बात कर ली। चल नॉन पोलर के एग्जांपल कुछ और बता देते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं ऑक्सीजन के अलावा लेट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ले लेंगे, ये भी नॉन पोलर है ना? इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपसे कि मेथेन है, मेथेन, तो इसके लिए भी तो सेम चीज होगी। देखिए, समझ पा रहे हैं क्या? CH4 है, तो CH4 होने का मतलब कि लेट अगर यहाँ पर देखें कि अगर मान लीजिए आप शिफ्टिंग कराएंगे भी तो सिमेट्रिकली हर तरफ से शिफ्टिंग होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस बताइए भाई, शिफ्टिंग कराएंगे भी तो Yes, sir. हर तरफ से शिफ्टिंग होगी। तो अगेन सेंटर पॉजिटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिवली भी एक ही पॉइंट पे होगा, तो भी आपको कोई भी नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं नॉन पोलर के लिए। अब इस लाइन को डिसाइफिंग करते हैं इसकी, ये क्या लिखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब, इसको समझते हैं। हमने क्या किया, हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लैब ली जिसके अंदर इस तरह से जो डाइपोल मोमेंट थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। सारे नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ दिखा दिए मैंने, ये देखिए रैंडमली ओरिएंटेड थे। एंड हमने इस पूरी की पूरी स्लैब को लेकर के एक एक्सटर्नल फील्ड में इस तरह से प्लेस कर दिया। क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। बताइए, अब जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में इन डाइपोल्स को रख रहे हैं, तो डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फिनोमेना आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा हुआ था। जब भी हम किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पर एक टॉर्क लगाएगी, इस तरह से लगाएगी सो दैट कि वो डाइपोल उस फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ऐसा होगा? बताइए, ऐसा कुछ होता है? Yes, तो यहाँ sir. पर जो भी डाइपोल्स अदर देन फील्ड एक्शन रखे थे उन सब पे टॉर्क लगेगा एंड वो टॉर्क इन डाइपोल्स को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन कराने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी दिखाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो डाइपोल्स आपको दिख रहे थे, ये डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो गए। ये देखिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर अलाइन होंगे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनने लगा। बताइए, Yes, ठीक है क्या? sir. अब अगर ये सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल सब्सटेंस जीरो रह गया? अब नहीं, ये नहीं तो सर. ऐड हो गए। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और सारे सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन है सेम डायरेक्शन में, तो सबका डाइपोल मोमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट becomes
नॉन जीरो। बस यहीं पर हम पहुंच गए उस पॉइंट पे। इनिशियली नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, है ना? क्या था? इनिशियली नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। हमने फील्ड अप्लाई की, फील्ड को अप्लाई करते ही नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। एंड नेट डाइपोल मोमेंट का जीरो से नॉन जीरो हो जाना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। हमने क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया है, पोलराइज कर दिया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके। तो ये तो पोलर के केस में था, आपको दिख रहा है बहुत ही इजीली यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, सो दैट नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स नॉन जीरो। अब अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर के अंदर भी पोलराइजेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इसको समझिए, इसको समझते हैं। जब हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को देखेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल, लेट ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ये ऐसे प्लेस्ड था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर था। आपने जब फील्ड अप्लाई की इस स्पेस में, ऐसे आपने फील्ड अप्लाई की, फील्ड को अप्लाई करते ही यहाँ पर अगेन आपको एक फिनोमेना दिखने वाला है कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स थे, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, इंसुलेटर, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे भी तो फील्ड की अपोजिट एक्शन में कुछ फोर्स लगेगा ना, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड। बताइए, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये भी शिफ्ट होंगे इस तरफ, एंड नॉट ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स बट जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इस तरह से शिफ्ट होंगे। बताइए, समझ पा रहे हैं क्या? आपको दिख रहा है क्या क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही शिफ्ट हो रहा है पूरा। ये यहाँ पर ऐसे देखिए, थोड़ा सा और विजुलाइज कराने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ डिफरेंस हो सकती है। कितने हुए ये? 2 4 5 6 7 8 9 हो गए, ज्यादा हो गए भाई। अब ठीक है ना? एज वेल एज इस इलेक्ट्रॉन के जो हैं वो भी शिफ्ट हो गए इस तरफ। देख पा रहे हैं क्या आप? कुछ फिनोमेना देख पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है? ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड की शिफ्टिंग होने लगी फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, एंड अगर शिफ्टिंग होगी तो विद इन द मॉलिक्यूल अब क्या होने वाला है? तो आप बोलेंगे कि बेसिकली नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में इफेक्टिवली माना जा सकता है। तो अगेन यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल आपको इस तरह से डाइपोल्स मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखेंगे। देखिए, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ है, इफेक्टिवली पॉजिटिव इधर है। तो यहाँ पर किसी तरह के ओरिएंटेशन की चेंज होने की बात नहीं हुई यार, किसी तरह का कोई अलाइनमेंट नहीं हुआ है डाइपोल्स का, बल्कि डाइपोल मोमेंट ही जनरेट हो गया विद इन द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये जो आपको फिनोमेना दिख रहा है, इस फिनोमेना से इस फिनोमेना से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि टोटल डाइपोल मोमेंट पूरे के पूरे होल स्लैब का आपको नॉन जीरो मिलने लगा, है ना? बताइए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, तो सिंपली नॉन पोलर के लिए इस प्रोसेस को हम बोल देंगे पोलराइज हो गया। पहले नेट डाइपोल मोमेंट स्लैब का जीरो था, अब नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? नॉन जीरो है। तो ये सिंपली क्या हो गया है? पोलराइज हो गया है। ओके, तो पोलराइजेशन यहाँ पर हो चुका है। अब पोलराइजेशन के दो अलग अलग फैक्टर हैं। इसके केस में आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि अलाइनमेंट हुआ है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, इस केस में आप बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। डिफाइन कर सकते हैं आप, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, तो ये जो प्रोसेस है इसको मैंने बोला था द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो when an external field is applied is called polarization.
नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एंड पोलर के अंदर इन पोलर डाइलेक्ट्रिक all the dipoles align along the E external, and in non-polar dielectric, shifting of electron cloud takes place opposite to the direction of E external। बताइए, ठीक है, ये दो पॉइंट थे। ओके, चलिए देखिए, अभी यहाँ पर सपोज करिए कि ये एक मेरे पास कैपेसिटर था। ये देखिए, ये मैंने एक कैपेसिटर यहाँ पर लिया हुआ है। इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इनका एरिया A है, बीच का सेपरेशन D है। अभी सिंपली यहाँ पर वैक्यूम है और आप एयर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी इस केस में अगर आप इसको कोई भी चार्ज देंगे, इस कैपेसिटर में चार्ज देंगे, तो इसकी प्लेट्स के बीच में फील्ड कितनी होने वाली है? तो आप फील्ड लिखेंगे तो लेट, इधर पॉजिटिव चार्ज आपने दिया, इधर नेगेटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड एग्जिस्ट करेगी ऐसे? बोलो बेटा, ऐसे फील्ड एग्जिस्ट करने वाली है ना? एंड ये जो फील्ड होगी, इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपने क्यू चार्ज दे रखा तो फील्ड होगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इतनी फील्ड होगी सिंपली, है ना? जब आपने यहाँ पर वैक्यूम या एयर को ले रखा है तो इन दैट केस आपको फील्ड इतनी मिल गई। अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दूं, देखिए मैंने क्या किया, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पर इस बीच के स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक यहाँ पर फिल कर दिया है। ओके, एंड उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब आप यहाँ पर एक ऐसा मीडियम फिल कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या ये फील्ड जो आपने पहले लिखी थी वो चेंज हो गई होगी? तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपने एप्सिलॉन नॉट तब लिया था जब यहाँ पर वैक्यूम था। समझ पा रहे हैं? क्या था? वैक्यूम। अभी वैक्यूम नहीं है, कोई डिफरेंट मीडियम है, तो उस डिफरेंट मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने नया मीडियम यहाँ पर फिल कर दिया है बिटवीन द प्लेट्स, जिस स्पेस में आप फील्ड लिख रहे हैं, उस स्पेस का आपको, उस स्पेस में जो मटेरियल है उसका परमिटिविटी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो परमिटिविटी जो होगी वो तो ऐसे रिलेटेड होती थी, तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में परमिटिविटी पता है, तो आप बोलेंगे कि न्यू फील्ड जो यहाँ पर होगी बिटवीन द प्लेट्स वो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगी, है ना? अब यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये लिखा है 1/K टाइम्स ऑफ E। देखिए E है ना, ये इक्वेशन 1 से दिख रहा है मुझे, तो इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू रख दी इक्वेशन 2 के अंदर। तो आपको न्यू फील्ड जो यहाँ पे जो मिल रही है वो इनिशियल फील्ड की 1/K टाइम्स मिली है। ओके, तो ये एक इक्वेशन। ओके बेटा, बताइए। तो अब क्या हो रहा है, अगर इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के सोचें, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब बेसिकली यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं था तो फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही थी वो E थी। एक्सटर्नल फील्ड मैं बोल रहा हूँ इसको अभी फिलहाल के लिए, लेट ये E एक्सटर्नल था। आपने जैसे ही यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से भी एक फील्ड आ गई। मैंने आपको अभी बताया था कि बेसिकली
डाइलेक्ट्रिक को जब आप यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ही है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर देखें तो ऐसे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, तो विद इन द मॉलिक्यूल पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड होगी। तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से आप बोल सकते हो ना, हर एक डाइपोल के अंदर इस तरह से फील्ड है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक नेट फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हो गई है, वो भी किस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, इन सारे का सारे डाइपोल्स की वजह से। तो एक एडिशनल फील्ड यहाँ पर आ गई है। ये तो ऑलरेडी ई एग्जिस्ट कर ही रही थी, यहाँ पर एक ऑलरेडी ई एग्जिस्ट कर ही रही थी। अब आपने जब डाइपोल्स को फिल कर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया, तो एक इंड्यूस्ड फील्ड यहाँ पर और आ गई है इस पूरे के पूरे स्पेस में, हर एक पॉइंट पर, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो जो नेट फील्ड है यहाँ पर, वो नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए थी? तो आप बोलेंगे वो नेट फील्ड होनी चाहिए थी ई, जो एडिशनली जो स्टार्टिंग में थी एक्सटर्नल फील्ड, माइनस ई इंड्यूस्ड। बताइए इतनी होनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो आप जब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसमें ई नेट तो अब जो यहाँ पर नेट फील्ड है वही है ना, इस स्पेस में जो नेट फील्ड है वही है ना, एंड वो कितनी है? वो तो ई डैश है। तो ई डैश की वैल्यू यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, दिस इज ई डैश, ई माइनस ई इंड्यूस्ड। ई डैश की वैल्यू कितनी है? दिस इज ई बाई के, ई वन माइनस सॉरी ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल रही है? सो दिस विल बी ई 1 प्लस 1 बाई के। बताइए, ठीक है? माइनस। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगी यहाँ पर, इंड्यूस्ड फील्ड, वो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली है। क्लियर? ओके बेटा? यस सर। यस सर। अब ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, E इक्वल टू ई डैश ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E1 माइनस 1 बाई के, इस रिलेशन को देखिए। आपसे बोला जाए कि अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल को फिल कर दें तो इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी? तो आप क्या बोलेंगे? फॉर कंडक्टर, अगर आप किसी इंसुलेटर की जगह, डाइलेक्ट्रिक की जगह आपने एक कंडक्टर को ही फिल कर दिया, तो फॉर कंडक्टर के कितना होता था? इनफाइनाइट। बताइए के कितना होता था? इनफाइनाइट। के की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो ई इंड्यूस्ड कितनी होगी? तो ये तो ई के इक्वल आ गया है। सो दैट कि जब आप यहाँ पर बिटवीन द प्लेट्स नेट फील्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्सटर्नल फील्ड जितनी थी उतनी ही इंड्यूस्ड फील्ड भी है। सो दैट नेट फील्ड आपको क्या मिलती है? कंडक्टर के अंदर 0 मिलती है। तो वो वाला रिलेशन भी यहाँ पर वैलिड है। ई नेट इनसाइड द कंडक्टर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बताइए, समझ पा रहे हैं? Yes, ओके? sir. डिफरेंट cases of dielectric. देखिए, सपोज कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है? इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर रखा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, हमने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ पर इसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन तो डी था, बट हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर प्लेस की है इसकी थिकनेस डी से कम है। देख पा रहे हैं? तो ये वाला जो मटेरियल आपको दिख रहा है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है? एंड ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपली वैक्यूम है।
एंड आप एयर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि बताइए ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा अगर प्लेट्स का एरिया ए हो तो आप क्या बोलेंगे कि बेसिकली कैपेसिटर को आपने फिल तो किया है विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बट पार्शियली फिल किया है ना। तो इस केस में आप बोलेंगे व्हेन कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड, इस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखिए क्या करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए कैपेसिटेंस निकालने तो बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे अब कैपेसिटर की। बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि दोनों ही प्लेट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों ही प्लेट्स पे चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। यही था ना बेसिक डेफिनेशन कैपेसिटेंस की। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि लेट यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज तो मैंने एज्यूम कर लिया है क्यू है, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच में ये मुझे निकालना है। तो ये प्लेट 1 मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये प्लेट 2 कंसीडर कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे समझिएगा इसको। अगर यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती, ठीक है बेटा, तो इन दैट केस जो प्लेट्स के बीच में आपको जो पोर्शन दिख रहा है वहां पर फील्ड कितनी होने वाली थी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो वो पोजीशंस जहां पर आपको कोई भी मीडियम नहीं दिख रहा है, सिंपली एयर या वैक्यूम दिख रहा है, वहां पर अभी भी फील्ड उतनी ही होगी। दैट मीन ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस स्पेस में अभी भी फील्ड उतनी ही होगी, कितनी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। बट जिस पोर्शन में कोई मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर डाइलेक्ट्रिक है, उस वाले पोर्शन में जो फील्ड होगी, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो फील्ड होगी वो चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पे जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। बताओ ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है प्लेट 1 से प्लेट 2 के बीच में। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो इस वाले पोर्शन में जो फील्ड है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको पता है यूनिफॉर्म फील्ड होती है। यूनिफॉर्म फील्ड होगी अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो आप क्या करेंगे, फील्ड इनटू ये सेपरेशन, यही तो लेंगे। एंड जब इस वाले पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड है वो पता होनी चाहिए, एंड फील्ड इनटू दिस सेपरेशन करेंगे। बताओ भाई, ऐसे ही करेंगे ना, बोलो बेटा। तो हमें सिंपली यहाँ पर फील्ड इनटू दिस सेपरेशन करना है। अब दोनों तरफ है सेपरेशन, तो इधर भी कुछ होगा इधर भी कुछ होगा, देन दोनों तरफ फील्ड तो सेम ही है। इधर भी जो फील्ड है इधर जो फील्ड है वो तो सेम ही है, क्योंकि दोनों तरफ वैक्यूम। तो हम यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो जहां पर स्लैब है वहां पर फील्ड इतनी थी, इतनी फील्ड अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाला रिलेशन मैं यूज कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड के लिए, सिंपली ई इंटू डेल्टा आर वाला। तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे स्लैब के अक्रॉस कितना होगा, तो क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट फील्ड था विद इन द स्लैब हर एक पॉइंट पर, एंड थिकनेस इसकी कितनी थी, टी। तो ये हो जाएगा स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दिस इज फील्ड, दिस इज द सेपरेशन। दोनों ही फेसेस के अलोंग जो सेपरेशन था फेसेस के बीच में वो था टी। देन अगर आप देखें तो यहाँ पर टी डिस्टेंस में तो स्लैब था, एंड डी माइनस टी जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का टोटल सेपरेशन था डी, उसमें से टी को कम कर दो, कितना बचा, डी माइनस टी। डी माइनस टी स्पेस में अभी भी वैक्यूम ही है, तो उस स्पेस में जो फील्ड थी वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए थी। देन हमने सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा जो इस पार्ट में हुआ होगा एंड इस पार्ट में हुआ होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, क्या ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन बोथ प्लेट्स? बताइए क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? यस सर। पक्का? अगर क्लियर हुआ है तो बताइए, नहीं क्लियर हुआ है तो हम और कुछ मेथड भी देख सकते हैं। यस सर। तो ये एक्सप्रेशन मैंने जो लिखा है, दिस इज द डेल्टा वी। अब इसको रीअरेंज करना है केवल। आपको पता है कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बेसिक, वो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा वी था। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए तो आपको कॉमन दिख रहा है। इन ब्रैकेट देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है D माइनस टी, एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, T बाई के। बोलो ऐसा ही है ना। Q से Q कैंसिल हो रहा है, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बन रही है।
ठीक है, आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर बेटा? ओके, अब यहाँ पर इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने जो केस लिया था उसमें सिंपली एक ही स्लैब मैंने ली थी, बट ये जो रिजल्ट मैंने निकाला है इस रिजल्ट को यूज करके हम और भी डिफरेंट केसेस की बात कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। लेट ये कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ए है, बीच का सेपरेशन डी था, हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स रखी हुई हैं, 1 2 और भी स्लैब्स हो सकती हैं। अभी मैं सिर्फ 2 स्लैब्स ही दिखा रहा हूँ। देखिए एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पर जो स्लैब है ये एक डिफरेंट मटेरियल की, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। यहाँ पर जो स्लैब इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। ओके, आपको अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इस कैपेसिटर का तो आप सीधे इस रिलेशन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए ऊपर जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है उसी एक्सप्रेशन को यूज करने जा रहा हूँ। ऊपर क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है डी माइनस T1 प्लस T2। ये बेसिकली वो स्पेस है जहां पर सिर्फ एयर या वैक्यूम है। अब देखिए यहाँ पर टोटल डी था, उसमें से T1 एंड T2 दोनों को कम कर दिया तो ये वाला स्पेस बचा है। इस स्पेस में क्या है, एयर है। तो एयर जिस पोर्शन में है उसका सेपरेशन ये लिख दिया मैंने। देन यहाँ पे क्या लिखा था, टी बाई के, तो टी बाई के इस फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा। जब आप ऊपर वाला प्रोसेस पूरा रिपीट करेंगे तो आपको इस फॉर्म में ये लिखा हुआ मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या? T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। क्लियर है? तो आप एक यहाँ से जनरल रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं। लेट अगर आपको ऐसी n स्लैब्स रखी हो तो आप इन सब के लिए ऐसे लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस T1 बाई K1, T2 बाई K2 एंड अप टू T2 बाई K2 एंड अप टू Tn बाई Kn। समझ पा रहे हैं? ओके, Yes, sir. बताइए कोई कंफ्यूजन है अगर तो। ठीक है बेटा? Sir, If capacitor is fully filled with a dielectric, in that case आप क्या बोलेंगे कि भाई T की वैल्यू D के इक्वल हो गई। तो जो हमारा रिलेशन था वो लिखा था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस D बाई के। तो अब ये रिलेशन आपको क्या दिख रहा है, दिस इज K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो फुल्ली फिल करने के बाद जो कैपेसिटेंस है तो आप बोल सकते हैं, देखिए कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया है। जब इसको आपने एम्प्टी रखा था, जब आपने सिर्फ वैक्यूम ले रखा था, वैक्यूम के केस में आपको कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D मिलता है। आपने जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया तो ये K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो गया है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो मीडियम के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस है वो मीडियम के एब्सेंस में जो कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो चुका है। ठीक है? ओके, yes, बताइए sir. ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक केस ले लिया है कि लेट ये एक कैपेसिटर था, दोनों प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया A है, बीच का सेपरेशन D है। यहाँ पर मैंने इस पार्ट में, आपको दिख रहा है इस वाले पार्ट में जिसकी थिकनेस मैंने यहाँ पर D1 कंसिडर कर ली है, इस वाले पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक को फ्लिक किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इस वाले पार्ट में मैंने D2 सेपरेशन लिया है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का कितना होगा ये हमको बताना है। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब D इक्वल होगा D1 प्लस D2 के, तो ये वाला जो टर्म था D माइनस T1 प्लस T2
तो ये तो आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये तो 0 बन रहा है, ये वाला टर्म बन गया 0। बचा हुआ टर्म आपको दिख रहा है क्या होगा, तो d1/k1 प्लस d2/k2 बन रहा है। बोलो बेटा ठीक है, ओके। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल रहा है इस केस में। ओके बेटा, इस चीज को करने का एक सेकंड मेथड भी होता है, एक अल्टरनेट मेथड भी होता है। हम सेम प्रोसेस को एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते थे। क्या है वो अल्टरनेट मेथड? हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि लेट यहाँ पर ये एक कैपेसिटर नहीं है बल्कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो इंटरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों मीडियम का, मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी यहाँ पर प्लेट कंसिडर कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, एक इमेजिनरी प्लेट कंसिडर कर ली। अगर आप एक इमेजिनरी प्लेट कंसिडर कर लेंगे तो उसके बाद तो मुझे यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर दिखने लगे। आपको दिखने लगे क्या? देखिए मुझे तो दिखने लगे। मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी प्लेट कंसिडर की, देन मैंने बोला कि ये 2 कैपेसिटर थे, इन दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। आप इन दोनों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आपको बेसिकली ये मिल रहा है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? यहाँ पर जो सेपरेशन है वो D1 है, कैपेसिटेंस K1 है, यहाँ पे जो सेपरेशन है वो D2 है एंड कैपेसिटेंस K2 है। अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? तो आपको क्या करना है, आपको इसका कैपेसिटेंस लिखना है C1। C1 किसके इक्वल आएगा? तो C1 इक्वल आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 आएगा ना। C2 किसके इक्वल आएगा? C2 ये इक्वल आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखते हैं, या फिर बेसिक फॉर्मूला हमें देखें तो 1/C इक्विवेलेंट था, यही था ना, 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज रख दीजिए, C1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, तो ये बन रहा है, C1 की वैल्यू रखेंगे तो D1 अपॉन K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। C2 की वैल्यू रखेंगे तो D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये 1/C इक्विवेलेंट है। बोलो बेटा ठीक है ना। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन था दोनों तरफ, ठीक है ना। ये देखिए ये लिखा होगा C इक्विवेलेंट इक्वल होगा ना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1/K1 प्लस D2/K2। बताइए ठीक है, ओके। एप्सिलॉन नॉट ए को उस तरफ ले जाइए, देन इस तरफ अरेंज कर दीजिए वापस से, हो जाएगा। ठीक है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन था ना दोनों तरफ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर एक इस तरह का भी मेथड यूज कर सकते हैं कि हम जहां जहां पर हमको मोर देन 1 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स मिल रही हैं, उनको आप अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करके भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक और केस देखते हैं, देखिए ऐसे ही। देखिए ये था कैपेसिटर। बाय डिफॉल्ट हर बार एरिया प्लेट्स का ए लेना है आपको, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी ही है। अगेन इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है। कैसा चेंज किया? देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस बार यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक तो फिल किया है, बट इस बार डाइलेक्ट्रिक थोड़ा डिफरेंट तरीके से फिल किया है। कैसे फिल किया? देखिए यहाँ पर इस बार इस वाले पोर्शन में एक मीडियम लिया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ये देखिए इस वाले पोर्शन में, एंड यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है जिसका, देखिए एक मीडियम कंसीडर किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ये वाला। ये देखिए, देख पा रहे हैं? ठीक है ना। यस सर। तो अब इस केस में आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लेट ये हाफ पोर्शन जो था, मतलब टोटल एरिया अगर ए था तो उसमें से A/2 एरिया ये वाली प्लेट पार्ट का है, A/2 एरिया ये वाला पार्ट है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिकली अगर हम इस हाफ पोर्शन को यहाँ पे अलग से ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा बेसिकली 2 प्लेट्स थी जिनका एरिया प्लेट्स का A/2 था, बीच का सेपरेशन D था, एंड मीडियम एक फिल कर रखा आपने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। नीचे वाले पार्ट को अगर ड्रॉ करें अलग से लोअर हाफ को, तो आपको क्या दिख रहा है? प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, इसकी प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक मैंने फिल किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एंड ये प्लेट्स का एरिया A/2 है। बताइए ठीक है।
एज वेल एज ये कॉमन प्लेट ही तो है, ओरिजिनली तो ये पूरी एक ही प्लेट है ना, तो पोटेंशियल तो सेम ही होगा पूरी पूरी प्लेट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्लेट्स आप बोल सकते हैं सेम पोटेंशियल पर हैं। बताइए ऐसा अरेंजमेंट बन रहा है क्या? ऐसा अरेंजमेंट बनने का मतलब कि इस वाले पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगा, इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस आप लिखेंगे वो कितना होगा, C1 मान लेते हैं, तो C1 इक्वल होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C2 कितना होगा, तो ये होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हो जाएगा। एंड C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो वो तो C1 प्लस C2 होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस बार। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। समझ पा रहे हैं? बताइए। Yes, sir. तो देखिए अगेन एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर आपको दिख रहा है कि दो कैपेसिटर की प्लेट्स थी जिनका एरिया A था, बीच का सेपरेशन D था, इनके अंदर इनके बीच में मैंने 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फिल कर रखा है इस ऑर्डर में। देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हाफ पोर्शन जो था, उस हाफ पोर्शन में मैंने K3 डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम को फिल कर रखा है। देन अपर हाफ में से भी 2 पार्ट किए हैं, इसमें से इस वाले पार्ट में K1 है, इस वाले पार्ट में K2 है। क्लियर? अब यहाँ पर पॉइंट समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे एग्जैक्टली D/2 होगा। कोई भी सेपरेशन हो सकता है, D1 D2 हो सकते हैं, D/3 2D/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको ये प्रोसेस समझना है कि हम इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं। तो आप इसका अगर अरेंजमेंट बनाएंगे तो आप क्या, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऊपर वाले जो पार्ट था उस लोअर हाफ को अलग से देखें, नीचे वाले लोअर हाफ को अलग से देखें। तो नीचे वाले लोअर हाफ को अलग से देखेंगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा कि बेसिकली प्लेट्स का एरिया A/2, बीच का सेपरेशन D, यहाँ पर एक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, है ना। अपर हाफ को देखेंगे तो अपर हाफ के अंदर आपको दिखेगा बेसिकली एक ये था, एक ये था, इसके बीच में आधे में K1 था, आधे में K2 था। तो अब इस पार्ट को जब आपने अपर हाफ को देखा तो इस अपर हाफ को भी आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई एक पार्ट ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक पार्ट ये है जिसके अंदर आपने मीडियम ऐसा लिया हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एंड ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। बताइए क्या ये रियलाइज हो रहा है आपको ऐसा कुछ? Yes, sir. एंड प्लेट्स का एरिया A/2 सेपरेशन D/2, ये देखिए ऐसा कुछ है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट होते सेपरेशन तो आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट सेपरेशन लेते, जो भी गिवन होता आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट एक बन रहा है। तो इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैं C1 मान लेता हूँ, इसको मैं C2 मान लेता हूँ, इसको मैं C3 मान लेता हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे तो वो कितना आएगा, तो पहले C1 एंड C2 ये दोनों सीरीज में ज्वाइन किए जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, आ जाएगा, है ना। बताओ भाई, आएगा ना ऐसा। एंड जो आपको इक्विवेलेंट मिला है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो इस C3 के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा, तो ये हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है दिस विल बी C इक्विवेलेंट। बताइए यही होगा ना C इक्विवेलेंट। Yes, sir. तो आपको क्या चाहिए, आपको C1 C2 C3 इनकी वैल्यूज चाहिए। C1 कितना होगा, तो मैं अलग लिख देता हूँ यहाँ पर C1 लिखेंगे तो ये होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 इक्वल होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। C3 इक्वल होगा C3 किसके इक्वल होगा, देखिए K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन सेपरेशन प्लेट्स के बीच का कितना है, इसके लिए D है सिंपली। तो C1 C2 C3 इनकी वैल्यूज आपको ये मिल रही है, आप यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बताइए ठीक है, ओके। देखिए तो अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई एक ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है ना। यहाँ पर ये C4 है, ये C5 है, एंड देन ये ऐसे अरेंज है। बोलो ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5, देन इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो C1 इक्वल होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A
इसके लिए एरिया 2a/3 अपॉन d/3। C2 लिखेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, तो d/3 बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसा है कुछ। एंड सिमिलरली C3 भी ऐसा ही है, K3 एप्सिलॉन नॉट 2a/3 अपॉन d/3। ठीक है, C4 लिखेंगे, C4 तो C4 क्या होगा, K4 एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन d/3। देखिए ऐसा ही होगा ना C4। C5 देखिए तो K5 एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन 2d/3। तो आपको जहां पर भी जो सेपरेशन दिख रहा है, जो एरिया दिख रहा है, उसको सिंपली आपको लेना है, सॉल्व कर देना, आपको इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ओके ओके। देखिए भाई, पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने दिखाया हुआ है। अगेन इसकी सारी डायमेंशंस आपको मैंने दिखा दी। ओके, इसके अंदर हमने एक मटेरियल को फिल कर रखा है, बट उस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, बल्कि चेंज हो रहा है। एंड कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है। देख पा रहे, के इक्वल है के नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, मतलब आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको इस पोजीशन पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मिल जाएगा। यहाँ पर इस पोजीशन पर ये देखिए। ओके, अब आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कि बताइए इन दोनों टर्मिनल एक्स एंड वाई के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का कितना होगा। तो इसको मैं साइड से देखूं, अगर सिर्फ साइड से, अभी तो मैंने इसका 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाया है, मैं अगर साइड से देखूं तो साइड से तो मुझे ऐसा ही दिखेगा ही। ये 2 प्लेट्स हैं, है ना, ये 2 प्लेट्स आपको दिख रही हैं। एंड यहाँ पर ये है एक्स, ये है वाई। बताओ बेटा, वाई है। एंड यहाँ पर आपने एक मीडियम को फिल कर रखा है, इस वाले पोर्शन में आपने मीडियम को फिल कर रखा है। बताइए ऐसा ही है ना। Yes, sir. एंड आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एक्स के अलोंग जाने पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक्स के अलोंग जाने पर बढ़ती हुई दिख रही है, तो लेट यहाँ पर मैं अगर किसी इस पॉइंट की बात करूं, देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये था एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस थी इधर, ये वाई एक्सिस थी। मैंने यहाँ पर एक स्मॉल सा, बहुत ही स्मॉल सा एक स्लैब कंसिडर किया, मतलब बहुत ही थिन स्लैब एक कंसिडर की है। इसके लिए एक्स की वैल्यू जो होगी, लेट वो एक्स है, तो आपको पता है ये वाली थिकनेस हमें कितनी कंसिडर करनी पड़ेगी, dx। मैं इनफाइनेटली थिन यहाँ पर एक स्लैब कंसिडर करूंगा अगर x डिस्टेंस पे, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी स्लैब की, dx। ऐसा होगा ना, बताइए, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब इस स्मॉल पोर्शन को मैं अलग से देखूं, अलग से ड्रॉ करता हूँ। देखो तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ कि ये यहाँ पर स्मॉल पोर्शन ऐसा दिखेगा, ये प्लेट है इसकी, ये इसकी प्लेट है, और यहाँ पर बीच में मीडियम है कोई, है ना। इस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k मान लें, तो k की वैल्यू तो अब x डिस्टेंस पे है ये, तो k की वैल्यू तो 1 प्लस एक्स बाई एल होगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट जब आपने इनफाइनेटली थिन स्लैब ली हुई है तो x तो ऑलमोस्ट सेम ही था ना, तो यहाँ पर इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ऐसा मैं मान लूं, तो इस स्मॉल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो आप बोलेंगे कि स्मॉल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल होगा, वो भी स्मॉल ही होगा, एंड कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि भाई फॉर्मूला जो होता है वो होता है के एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया बहुत स्मॉल है इसका, इसकी प्लेट्स का एरिया तो ये वाला एरिया है ना, अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है, बताओ बेटा। तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स तो dx है, ये वाला जो आपने सेपरेशन लिखा है, सॉरी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स तो ये है, d है। बताओ ये है ना,
ठीक है, देख लो एक बार, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो, क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, इसको मैं इलेबोरेट कर दूं, के की वैल्यू रख दूं, दैट मीन तो ये के नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल दिख रहा है मुझे, यहाँ पर अपॉन में डी लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, डी ए क्या होगा? इसका एरिया। इसका एरिया कैसे लिखेंगे? तो इसका एरिया अगर इस वाले डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, तो ऐसा होगा ना, यहाँ पर ये जो स्लैब आपने ली है, ऊपर देखिए, ऊपर वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में आप जो ये स्लैब ले रहे हैं वो बेसिकली ऐसे ली है ना आपने। बताओ एरिया क्या होगा? तो ये लेंथ dx है, ये लेंथ कितनी है? ये वाला एरिया हमको लिखना है, ये वाला एरिया। तो ये वाली लेंथ कितनी है? dx है। एंड ये वाली लेंथ कितनी है? b है। तो dx इंटू बी हो जाएगा ना। एरिया क्या दिख रहा है आपको? dx इंटू बी। तो आप एरिया को लिख सकते हैं, दिस इज b इंटू डी एक्स। ये बन जाएगा बेटा, बोलो भाई। अब ये स्मॉल कैपेसिटेंस आपने ले लिया है इस वाले पोर्शन का, ये, एंड इसी तरह से, इसी मैनर में आप अगर देखें तो हम अलग अलग कैपेसिटेंस कंसिडर कर सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि हम ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे कैपेसिटर ले सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्ट कंसिडर किए जा सकते हैं क्या? बताइए। वो सारे के सारे जो कैपेसिटर होंगे उन सबको कैसे कनेक्टेड मानना पड़ेगा आपको? कैसे कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे? बताओ भाई, अरे बोलो भाई, आंसर दो जल्दी से। वो सारे के सारे कैपेसिटर, अगर मैं यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर ये दिखाऊं, एक कैपेसिटर ये दिखाऊं, एक कैपेसिटर ये दिखाऊं, सीरीज वो में कैसे कनेक्टेड कनेक्टेड है? है। नहीं, अरे नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सीरीज में नहीं पैरेलल कनेक्टेड है, में, सर पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इस पूरी पूरी प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरी पूरी प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, तो सेम पोटेंशियल्स के बीच में कनेक्टेड है वो। तो ये सारे के सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। एंड अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे? इन सबके सम से। तो सेम चीज को तो हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीसी हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? डीसी का। डीसी है के नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू बी, ये सारे टर्म मैंने एक तरफ लिख दिए हैं, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक जाने वाली है, दिस विल बी सी इक्विवेलेंट k नॉट एप्सिलॉन नॉट b बाय डी x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल, 0 से l। ये सॉल्व कर देंगे, k नॉट एप्सिलॉन नॉट b बाय डी, ये क्या बन रहा है? l प्लस एल स्क्वायर बाई एल, तो कितना बन जाएगा? ये 2 भी था यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? l बाई 2, सो 3 बाई 2 के नॉट एप्सिलॉन नॉट बी एल बाय डी, है ना। अगर आप टोटल प्लेट्स का एरिया, अगर आपसे बोल दिया है कि टोटल प्लेट का एरिया ए है, तो बी इंटू एल ए होने वाला, अदरवाइज तो ऐसे ही रहेगा आंसर। तो ये है सी इक्विवेलेंट इस केस में। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, तो भाई इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि अगेन हमने वैसा ही एक अरेंजमेंट लिया हुआ है, वैसे ही प्लेट्स में, बट चेंज क्या आया है कि इस बार जो डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर फिल किया है बिटवीन द प्लेट्स, वो डाइलेक्ट्रिक वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? अलॉन्ग द वाई एक्सिस, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्सप्रेशन से। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अब हम क्या करें? अब इस केस में आप अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको पॉइंट पी एंड क्यू के बीच में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो हम इसको साइड से देखें तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये है एक प्लेट, ये है एक प्लेट, एंड ये देखिए यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड मैंने यहाँ पर इस तरह का, देखो एक यहाँ पर एक मैंने ये देखिए, मैंने इस तरह का यहाँ पर एक स्लैब कंसिडर की हुई। मैंने वाई डिस्टेंस पर, ये देखिए वाई डिस्टेंस पर
कितनी थिकनेस ली होगी इसकी, dy, y डिस्टेंस पर dy थिकनेस की ये मैंने एक स्लैब ली। अब ये जो स्लैब है, इस स्मॉल स्लैब का अगर आप मतलब इस स्मॉल स्लैब को आप देखें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बेसिकली इसका कैपेसिटेंस भी लिखा जा सकता है। इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर मानेंगे कि लेट ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, बीच में एक मीडियम फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, k की वैल्यू k0 1 प्लस वाई बाई डी है, एंड देन आप इस स्मॉल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखेंगे तो कितना होगा, बताइए, इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय के ए मींस बी इंटू एल हो जाएगा एरिया अपॉन डी वाई। बताइए ऐसा ही होगा, क्लियर है क्या? तो अभी मैं इसको फिलहाल ये बोल रहा हूँ कि लेट यहाँ पर ये जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो कुछ इतना होगा। अब इसका कैपेसिटेंस अगर इतना है तो अब ऐसे ही आप कितने कैपेसिटर यहाँ कैपेसिटर आप कनेक्ट, हाँ के रह गया, के भी है यहाँ पर, के है ये। अब ऐसे कितने कैपेसिटर आप कंसीडर कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर लिए जा सकते हैं। एंड इस बार वो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड मानने पड़ेंगे आपको, इस बार आपको वो कैपेसिटर सारे सीरीज में दिखेंगे। एंड अगर सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बताइए, सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई 1/c इक्विवेलेंट इक्वल होगा ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। Yes, sir. बताइए, क्योंकि 1/c1 1/c2 1/c3 इन सबका सम 1/c इक्विवेलेंट होता है, तो अल्टीमेटली 1/dc का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 1/c इक्विवेलेंट मुझे फाइंड आउट करना है। dc की वैल्यू देखिए, दिस इज k0 1 प्लस वाई बाई डी, 1 प्लस वाई बाई डी इंटू एप्सिलॉन नॉट बी एल अपॉन डी वाई। देन इस पूरे का क्या था, रेसिप्रोकल। तो ये डी वाई बाई दिस, ये रिलेशन बन गया है, इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, बताइए, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो बाकी सारे कांस्टेंट हम एक साइड कर देते हैं, के नॉट एप्सिलॉन नॉट बी एल, ठीक है, अपॉन सी इक्विवेलेंट, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, क्या लिखा है ये देखिए, 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी प्लस वाई प्लस डी, यहाँ पर डी आ जाएगा इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। लिमिट्स क्या यूज करेंगे, तो लिमिट आप बोलेंगे कि भाई y की 0 से लेकर के d तक जाएगी वैल्यू, तो k नॉट एप्सिलॉन नॉट बी एल अपॉन सी इक्विवेलेंट, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे d भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये क्या बनेगा, तो ये ln d प्लस वाई बनेगा। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से d तक, तो d ln 2d है ना माइनस d, यही तो बनेगा, बताइए, ये बन जाएगा। Yes, sir. तो के नॉट एप्सिलॉन नॉट बी एल अपॉन सी इक्विवेलेंट, यहाँ से ये तो कैंसिल हो रहा है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, के नॉट एप्सिलॉन नॉट बी एल अपॉन डी इंटू ln 2, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया मुझे इस केस में। ठीक है क्या, ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझिए, पहले तो आपको एक कैपेसिटर गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट, इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज है ऑलरेडी Q एंड माइनस Q, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, प्लेट्स का एरिया A है। अभी सिंपली यहाँ पर एयर या वैक्यूम है, अभी यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। देन हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम इसके अंदर एक स्लैब को इंसर्ट करा रहे हैं, इस स्लैब का जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, ठीक है। कोई भी और बैटरी कनेक्टेड नहीं है अभी, आपसे बोला जा रहा है कि जब आप इसको इंसर्ट करा देंगे फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाएगा बीच का स्पेस बाय दिस मटेरियल, ऐसा मान लेंगे, तो उसके बाद
आपको इन सारी क्वांटिटीज को बताना है कि ये सारी क्वांटिटीज कितनी होने वाली है, कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज ऑन प्लेट्स कितना होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। क्लियर? करते हैं, देखिए वन बाय वन। फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की चीजें यहीं से क्लियर होंगी। तो सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए। आप जब फुल्ली इसको इंसर्ट करा देंगे तो इंसर्ट कराने के बाद आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा कि ये है, आपको क्या दिखेगा कि ये है कैपेसिटर एंड यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मटेरियल आपने फिल कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये है हमारे पास टर्मिनल्स। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो इनिशियली जो कैपेसिटेंस था उसका के टाइम हो जाने वाला है। बताइए बताइए, ठीक है ना? Yes. सी नॉट पहले था एंड सी नॉट कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपने जैसे ही मटेरियल फिल कर दिया तो के टाइम्स हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दूसरा पार्ट, चार्ज ऑन द प्लेट्स। अब अच्छा ये बताइए, जो प्लेट्स हैं क्या इनके साथ कोई और सोर्स कनेक्टेड है यहाँ पर? नहीं। तो इन इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो तो कहीं जा ही नहीं सकता फ्लो होकर के, कोई और सर्किट ही नहीं है, कोई और सोर्स ही नहीं है जहां से चार्ज फ्लो होकर के आए, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो चार्ज जो होगा वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्लियर है क्या? ओके। थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब बिटवीन द प्लेट्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसको कैसे लिखेंगे। तो जब कोई भी यहाँ पर आपने स्लैब नहीं रखी थी तो फील्ड थी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। आपने जब कोई स्लैब रख दी तो यहाँ पर आपने उस मटेरियल उस मीडियम का परमिटिविटी ली होगी जिसको आपने फिल कर रखा है। तो ये कितना होने वाला है? ये हो जाएगा Q बाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए। बोलो बेटा, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ई डैश जो है वो इनिशियली जो वैल्यू थी ई नॉट मान लें अगर, तो ई नॉट का 1 बाई के टाइम हो गया है। ठीक है? ओके। फोर्थ पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसको लिखना है अगर आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड फील्ड के बीच में ये वाला जो रिलेशन था इसको मैं यूज कर रहा हूँ। आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, फील्ड कितनी हो चुकी है? फील्ड हो चुकी है ई नॉट बाई के एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स थोड़ी चेंज हो गया, सेपरेशन तो अभी भी प्लेट्स के बीच का डी ही है। तो ये कितना दिख रहा है आपको? ई नॉट बाई के इंटू डी। कितना हो जाएगा बेटा ये? तो दिस विल बी ई नॉट इंटू डी बाई के। अब ई नॉट इंटू डी क्या है? जब आपने कोई स्लैब नहीं फिल की थी तो उसके पहले प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ई नॉट इंटू डी था। तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो भी 1 बाई के टाइम्स हो चुका है। बताइए, समझ पा रहे हैं ये मेरी बात? यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है ना कि इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स था वो तो ई नॉट इंटू डी था, तो यहाँ पर मैंने ई नॉट इंटू डी की जगह के रख दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो भी अब चेंज हो चुका है एंड 1 बाई के टाइम्स हो गया है। फिफ्थ पार्ट क्या बताना है आपको? आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब आफ्टर द इंसर्शन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखना है आपको। तो वो तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है किसी भी केस में। तो हाफ सी का मतलब है के सी नॉट। ओके। वी क्या है? वी तो वी है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नया वाला, एंड नया पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाई के है, तो वी नॉट बाई के का स्क्वायर बनेगा। कितना बन रहा है? ये बन रहा है हाफ इंटू के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो के से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ये लिखा है देखिए हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर जब आपने कोई भी स्लैब नहीं फिल की थी तब उस केस में आपसे पूछा जाता बताइए इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो इतनी स्टोर्ड थी ना। तो आप बोलेंगे कि बेसिकली जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी अब इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी का 1 बाई के टाइम्स हो चुकी है। क्या हो गया है? 1 बाई के टाइम्स हो चुकी है। कोई कंफ्यूजन है इसमें यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट में आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछी गई, तो एनर्जी डेंसिटी भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एनर्जी डेंसिटी आपको निकालनी है अगर, तो आपको पता है इसको हम कैसे लिखते थे।
टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। तो टोटल एनर्जी जो स्टोर है वो तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के है, एंड टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम कितना है, वो अभी भी ए इंटू डी है। आप इसको देख रहे हैं, इसको देखेंगे तो ये 1/2 सी नॉट की जगह एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, सी नॉट का मतलब था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपॉन के इनटू वी नॉट की जगह भी मैं वैल्यू रख देता हूँ, वी नॉट की जगह आप रखेंगे अगर तो ये ई नॉट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर था, है ना, अपॉन ए इंटू डी था। वैल्यूज यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रही हैं, देखिए ये कैंसिल हो गया सब कुछ। ये क्या लिखा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई के। इसको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ, दिस इज हाफ के एप्सिलॉन नॉट देन ई नॉट बाई के का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस लाइन से ये लाइन देखिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर करेंगे आप तो क्या बनेगा, ई नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर। उस केस से उस केस उधर भी एक के मैंने यूज कर लिया तो क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये सिंपली जो आपने मीडियम लिया है उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पर यूज की है हमने, एंड वहां पर उस स्पेस में जो फील्ड है, उस स्पेस में जो फील्ड है उसका एक्सप्रेशन हमने यूज किया है। आपको नॉर्मल केसेस में जो फॉर्मूला मिलता था वैक्यूम के केस में, वो ये मिलता था ना, ये मिलता था ना फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए ये मिलता था ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता था कि आप वैक्यूम में लिख रहे थे एनर्जी डेंसिटी, एंड उसी वैक्यूम के अंदर जो फील्ड थी वो ये थी। अभी आपने क्या करा है, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मीडियम है, तो इसकी परमिटिविटी आपको लेनी पड़ रही है एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे जो फील्ड है वो ई डैश है, तो वो फील्ड आपको लेनी पड़ी। तो यहाँ पर क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया है, न्यू फील्ड आ गई यहाँ पर जो इस स्पेस में है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में भी हम रिलेशन को याद रख सकते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या डिफरेंस आया है दोनों एग्जांपल के अंदर। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है कि हमने एक बैटरी भी एडिशनली कनेक्ट कर रखी है V वोल्ट की। अब हम वापस से पूरा प्रोसेस रिपीट करने जा रहे हैं। इनिशियली यहाँ पर वैक्यूम था, सारी चीजें आपको गिवन थी, आपने एक स्लैब को इंसर्ट कराया, बैटरी और हमेशा कनेक्टेड। अब आपको बताना अगेन इन सारी क्वांटिटीज के बारे में कि क्या होगी ये नई वैल्यूज इनकी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, कैपेसिटेंस। अब भाई कैपेसिटेंस जो है वो इस बात से तो इंडिपेंडेंट है कि कितना चार्ज है कैपेसिटर पर, वो तो फिजिकल पैरामीटर्स एंड मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। तो आप बोलेंगे कि बेसिकली कैपेसिटेंस अनडाउटली के टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का, तो ये के सी नॉट होने वाला है, वेयर सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो होगा ही होगा, है ना। सेकंड पार्ट में आपको चार्ज बताना है, चार्ज ऑन प्लेट्स कितना होगा ये आपको बताना है इस बार। तो चार्ज ऑन प्लेट्स अगर आपको निकालना है तो उसके पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को बाद में करते हैं, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस लेट निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ पार्ट में पहले कर रहा हूँ। अच्छा बताइए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कितना होगा, प्लेट्स के बीच में नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ही रहने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बैटरी को हमेशा कनेक्ट कर रखा है अगर प्लेट्स के साथ, तो ऑब्वियसली प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा वी ही रहने वाला है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो आपको फोर्थ पार्ट इस बार दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो सेम ही है, पहले भी वी था अभी भी है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो अब इस रिलेशन से मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इतना था, तो ई नॉट इंटू डी, ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लेट ई डैश हो गई है, कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डैश हो गई है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेम ही रहना पड़ेगा, ठीक है क्या, बताओ बेटा। यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ई डैश इक्वल होगा ई नॉट के। अच्छा ई डैश और ई नॉट अगर इक्वल है तो इसको मैं अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ। ई नॉट का मतलब था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ई डैश का मतलब क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ओके। ई डैश का मतलब क्या है, ई डैश का मतलब है लेट नया चार्ज जो है प्लेट पर
वो क्यू डैश मैंने मान लिया है, तो क्यू डैश अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला देखिए, मैं बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैंने माना है कि नया चार्ज जो है प्लेट पे वो क्यू डैश है, तो अगर प्लेट पे चार्ज क्यू डैश है, बीच के मीडियम आपने जो लिया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फॉर्मूला यही तो बनेगा, क्यू डैश अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है ना? यस सर। तो दोनों तरफ की फील्ड मैंने इक्वल कर दी है। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? के टाइम्स ऑफ क्यू। मतलब क्या हुआ इस बार कि जो चार्ज है प्लेट्स पर वो पहले से कुछ चेंज हो गया। के की वैल्यू मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 होगी अगर, तो इसका मतलब है, अगर मोर देन 1 होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यू डैश की वैल्यू के क्यू से ज्यादा है, मतलब कुछ चार्ज एडिशनली यहाँ पर प्लेट बैटरी से फ्लो होकर के आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड अगर बताएंगे, फिफ्थ पार्ट, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे लिखेंगे? तो भाई एक ही रिलेशन है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू के सी नॉट हो गई है, एंड वी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो यही रहेगी। तो ये आपको रिलेशन दिख रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, इनिशियली ये वैल्यू थी, उसका के टाइम हो गई है, उसका के टाइम हो गई ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एनर्जी स्टोर जो है वो बढ़ गई इस बार। कितनी हो गई है? के टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। पहले वाले केस में क्या थी? तो पहले वाले केस में आपको दिख रहा है कि एनर्जी जो थी वो कम हो गई थी, 1/k टाइम हो गई। अभी क्या हो गई है? के टाइम्स हो गई। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट केस में एनर्जी डेंसिटी बताइए। तो एनर्जी डेंसिटी अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि नई एनर्जी जो है वो u डैश है, एंड वॉल्यूम a इंटू डी है। इसको सॉल्व करें, u डैश इज इक्वल टू के इंटू यू नॉट की वैल्यू हाफ इंटू सी नॉट इंटू वी स्क्वायर अपॉन a इंटू डी। वैल्यूज एक बार रख देता हूं मैं यहाँ पर, तो हाफ इंटू सी नॉट एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये मैंने सी नॉट रखा है, यहाँ पर k भी था, यहाँ पर a भी है, यहाँ पर d भी है, यहाँ पर v स्क्वायर भी है। v की वैल्यू भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रख सकता हूँ, दिस इज ई नॉट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। सॉल्व करिए वापस से, ये सब कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है हाफ, देखिए क्या लिखा हुआ, हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। अब इस रिलेशन को भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है? ये लिखा है बेसिकली हाफ एप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर। समझिएगा, अभी जब आप इस केस को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है वो ई नॉट के इक्वल ही है, नई वैल्यू भी उसकी उतनी है। तो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है वो कितनी है बेटा? ई नॉट ही है, पहले भी और बाद में भी। ठीक है, यहाँ पे जो मीडियम है उसका परमिटिविटी कितनी है? तो वो एप्सिलॉन है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो था उसमें यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया है, यहाँ पर ई आ गया है, एंड ई की वैल्यू अभी यहाँ पर ई नॉट है, तो ई नॉट ही लिख दिया मैंने। यही तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था, वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। बताइए, ठीक है, ओके। यस सर।